हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आप सम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग माध्यमिक 2026 पश्चिम बंगाल माध्यमिक 2026 को ध्यान में रखते हुए इतिहास के उन प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे जो 2 नंबर का आता है। 2 नंबर के प्रश्न टोटल 11 करने होते हैं और 2 करके यदि हम 11 प्रश्न को टच करते हैं तो उससे 22 नंबर प्राप्त होता है और पास होने के लिए 25 नंबर चाहिए। यदि हम लोग इस 2 नंबर के प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आराम से पास किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को ही पढ़ने जा रहे हैं और इन 2 नंबर के प्रश्नों को पहले हम लोग विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद में जाकर मॉडल पेपर के तौर पे देखेंगे। तो आज हम लोग 2024 के प्रश्न पत्र में आए प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसका क्या उत्तर होगा इसको मैं बताऊंगा। तो 2024 में पूछे गए प्रश्नों में जो प्रश्न है इस प्रकार है कि पर्यावरण इतिहास से आप क्या समझते हैं। यदि पर्यावरण इतिहास की यदि बात करें तो पर्यावरण इतिहास जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, आप ठीक से समझो इस चीज को कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब से हुई उस समय से मानव जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से जो पर्यावरण है उससे मानव जीवन का संबंध स्थापित हो गया। जैसे जैसे पर्यावरण का विकास होता चला गया मनुष्य जीवन का भी विकास होता चला गया। लेकिन विगत कुछ वर्षों में जब आधुनिक काल आया, जब औद्योगिकीकरण आई तो लोग शहरीकरण में बदलने लगे, ग्राम को शहर में बदलना शुरू कर दिए। तो पर्यावरण से कहीं ना कहीं वे लोग जहां संरक्षक का काम करते थे पर्यावरण का, वहां पर वो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। अर्थात लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण का नुकसान करना शुरू कर दिए, दोहन करना शुरू कर दिए, धीरे धीरे पेड़ पौधे काटना शुरू कर दिए, इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिए, मकान बनाना शुरू कर दिए। इससे पर्यावरण को खतरा होने लगा। लेकिन जहां पर मनुष्य यहाँ पर दोहन कर रहा है वहीं पर कुछ मनुष्य पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। इसका कई उदाहरण है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि चिपको आंदोलन। ऐसे कई आंदोलन है जो पर्यावरण को बचाने के लिए लोग जुड़े हुए हैं। तो पर्यावरण के इतिहास को यदि हम लोग कहें तो पर्यावरण का इतिहास मानव जीवन से संबंधित है और इसमें मानव और पर्यावरण का गहरा संबंध है। इसमें संरक्षण भी है, इसमें मनुष्य का दोहन भी है। लेकिन अब हम लोगों को पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए अधिक से अधिक कदम उठाना होगा। इतना मात्र लिखने से 2 नंबर का उत्तर हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में आत्मकथा का क्या महत्व है। यानी आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में आत्मकथा का क्या महत्व है। तो आत्मकथा जो होता है वो व्यक्ति का अपना लिखा हुआ कथा होता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने समय के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अपने जीवन के मूल्यों, संघर्षों इत्यादियों को क्या करते हैं, एक ग्रंथ के रूप में समाहित करते हैं। इसे ही आत्मकथा कहते हैं। और जब हम इस आत्मकथा को पढ़ते हैं तो हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानने को पता चलता है। क्योंकि यदि हम उस समय के इतिहास को जानना चाहते हैं तो उस समय के लोगों के जीवन चरित्र को जानना होगा। यदि हम किसी के आत्मकथा को पढ़ते हैं तो उस समय के इतिहास को आराम से जान सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हमें
महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो उनके द्वारा लिखे हुए आत्मकथा को पढ़ने से ही हम ना केवल महात्मा गांधी के बारे में जानेंगे, ना उनके व्यक्तिगत विचार के बारे में जानेंगे, बल्कि हम उनके सामाजिक परिवेश को जानेंगे, उस समय की राजनीति को जानेंगे और उस समय की आर्थिक स्थिति क्या रही है ये भी जान पाएंगे। इस तरह से आत्मकथा हमारे इतिहास लेखन में, आधुनिक इतिहास के स्रोत में बहुत ज्यादा योगदान रखता है। फिर प्रश्न पूछा गया है कि पाश्चात्य शिक्षा जगत यानी आधुनिक भारत में पाश्चात्य शिक्षा जगत में 1813 ईस्वी का क्या महत्व है, या 1813 में जो चार्टर एक्ट लागू हुआ उसका क्या महत्व है। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट लागू हुआ वह शिक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू हुआ। ब्रिटिश का यहाँ पर प्रशासन था, ब्रिटिश का यहाँ पर सरकार था, तो ब्रिटिश का यह फर्ज बनता था कि भारतीयों को एक सिस्टमेटिक ढंग से शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए कई मिशनरियों ने कदम उठाया और उसके दबाव में आकर ब्रिटिश ने 1813 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लागू किया। 1813 में एक अधिनियम पास किया ब्रिटिश संसद से कि भारतीयों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये जो है खर्च किया जाए ताकि वह पाश्चात्य ढंग की शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये पाश्चात्य ढंग की शिक्षा प्राप्त करने में आगे चलकर एक विवाद भी उत्पन्न हुआ कि यह जो प्राच्य शिक्षा व्यवस्था है और पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था है, इन दोनों में से कौन सा रखा जाए, कैसे रखा जाए, इस राशि को कैसे खर्च किया जाए, ये बाद में जाकर आगे विवाद का कारण बना। लेकिन 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम में यह तय किया गया कि भारतीयों के लिए जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपये शिक्षा व्यवस्था के लिए पास किया जाए। फिर दूसरा प्रश्न, फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है वह इस प्रकार आता है कि पाश्चात्य अर्थात जब ब्रिटिश यहाँ पर आ गए उस समय की बात कर रहे हैं, आधुनिक भारत में पाश्चात्य मेडिकल साइंस में 1836 ईस्वी का क्या महत्व है। तो 1836 ईस्वी से पहले हम लोग 1835 में देखेंगे कि 1835 ईस्वी में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई। और जब कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई तो विभिन्न तरह के मेडिकल से जुड़े हुए शिक्षा को वहां पर दिया जाना शुरू हुआ। तो 1836 ईस्वी में जहां पर ब्रिटिश में ही देखा जाता है या फिर यूरोप कंट्री में देखा जाता था कि सर्जिकल जो है वहां पर सर्जरी जो है किया जाता था, यहां पर वो सर्जरी यहां पर नहीं था। तो इसको यहां पर 1836 ईस्वी में मधुसूदन गुप्ता नामक एक आयुर्वेद एलोपैथी के जनक को यह मौका मिलता है कि 1836 ईस्वी में वो भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि शव विच्छेदन का कार्य करते हैं, अर्थात सर्जरी करते हैं, किसी मनुष्य का सर्जरी करते हैं, ये पहला व्यक्ति होते हैं। इसलिए 1836 में मधुसूदन गुप्ता जो है वह प्रसिद्ध हुए, पहले व्यक्ति बने। और दूसरी बात, यहां से हमारे मेडिकल साइंस में एक उन्नति हुई। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों पे ध्यान देते हैं कि पाइक किन्हें कहा जाता था या पाइक व्यवस्था क्या थी। यदि पाइक व्यवस्था की बात करें तो पाइक पूर्वी प्रदेशों में, पूर्वी कहने का मतलब हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, तो इन क्षेत्रों में पाइक एक व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी कि पाइक उन लोगों का समूह होता था जो कि अहोम, असम की बात कर रहे हैं, मैं पहले असम की बात को कह रहा हूं कि असम में अहोम जो है राजा के शासनकाल में कुछ लोगों का एक ऐसा संगठन था जो
16 से लेकर 50 वर्ष की आयु के व्यक्ति होते थे और ये लोग, इन लोगों का कार्य होता था कि प्रशासनिक हर तरह से देख रेख करना, यानी इन लोगों का कार्य होता था सेना से जुड़े हुए सैन्य चीजों को बनाना, अर्थात तीर धनुष को बनाना, बंदूकों को बनाना या फिर भाले को बनाना, हथियार को बनाना। साथ ही साथ ये लोग खाली समय जब बचता था या फिर खाली समय में ये लोग खेती करते थे या उस समय कभी बिल्डिंग का काम हो रहा है या किसी तरह का कार्य हो रहा है, तो ये जो है अहोम साम्राज्य को समर्थन देते थे, सहयोग करते थे। धीरे धीरे क्या होता था कि इसके बदले उन लोगों को कोई वेतन नहीं मिलता था। ये सेवाएं जो देते थे, यह सेवा के बदले उनको कोई वेतन नहीं मिलता था। इन सेवा के बदले उनको वह खेत मिलता था जिसमें सरकार उनसे कोई तरह का टैक्स नहीं लेती थी, कोई तरह का कर नहीं लेता था। और यह व्यवस्था जो है केवल असम में नहीं, बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में भी देखने को मिलता है। इसे पाइक व्यवस्था कहते हैं। इसमें जो है 4 लोगों का समुदाय होता था जिसे गोट भी कहते थे और आगे चलकर खेल भी कहते थे। तो यह पाइक व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें लोग सरकार के प्रशासन में सहयोग करते थे हर तरह से। युद्ध के परिस्थिति में, युद्ध में सैनिक के तौर पे भी खड़े होते थे। इसे स्टैंडिंग सैनिक भी कह सकते हैं के तौर पे ये लोग खड़े होते थे। इसके बदले में उन्हें जो है भूमि मिलता था और ऐसी भूमि जो कभी उनसे ना ली जाए, और दूसरी बात है उन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता था। इसी को पाइक व्यवस्था कहते हैं। एक प्रश्न आता है, हिदायती को किन्हें कहा गया? हिदायती तीतू मीर और उनके अनुयायी जो इस्लामिक कानून होते हैं, शरीयत लॉ होता है, जो कानून होते हैं, उनको वो लोग पालन करते थे और इसके वजह से वो लोग सही मार्ग पर चलते थे। हिदायत का मतलब ही होता है सही मार्ग पर चलना। तो तीतुमीर और उनके अनुयायियों को हिदायती के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि तीतुमीर जो है वह इस्लामिक कानून को मानते हुए आगे चलते थे, सही दिशा में चलते थे, सही मार्ग पर चलते थे, और उनके अनुयायी भी उनके साथ साथ सही दिशा में चलते थे। इसलिए इन सभी को क्या कहा गया? हिदायती कहा गया। उसके बाद जो प्रश्न आते हैं कि वर्तमान भारत ग्रंथ जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम लोग देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित ग्रंथ वर्तमान भारत है, और ये वर्तमान भारत लिखने के पीछे स्वामी विवेकानंद का जो उपदेश था वह यह था कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वह भारत इतिहास को जाने और समझे। जब वे भारत इतिहास को जानेंगे, समझेंगे, तो जाहिर सी बात है वह हमारे राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए समर्पण, त्याग, बलिदान की आवश्यकता होती है। बिना त्याग, समर्पण और बलिदान के हम लोग कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद का वर्तमान भारत हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्र उन्नति के लिए, राष्ट्र विकास के लिए एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। अब आते हैं कि गगनेंद्र नाथ टैगोर क्यों प्रसिद्ध है या उनका क्या महत्व है भारतीय इतिहास में। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर की यदि बात करें तो गगनेंद्र नाथ टैगोर अविंद्रनाथ टैगोर के भाई और रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ये जो है कार्टूनिस्ट के तौर पे जाने जाते थे। कार्टूनिस्ट के साथ साथ ये एक अच्छे कलाकार भी थे, और इनका सबसे ज्यादा योगदान है उस समय के उपनिवेशवाद को और उनकी प्रथाओं को, साथ ही समाज में हो रहे विडंबनाओं को और कुरीतियों को वह अपने कार्टून के जरिए व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत करते थे। यानी कार्टून ही उनका जो है उपनिवेशवाद के खोखले और असामाजिक तत्व को दिखलाने का
प्रयास करते थे, इसलिए वे क्या थे? फेमस थे। धन्यवाद।